लड़े। तो मैं आप सभी जो बाहर घूम रहे हैं इनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपा करके आके यहाँ पे बैठ जाए। सबको जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। सबसे पहले मैं मंच पे स्थापित हमारे पुरखों को नमन करना चाहूंगी, जिसकी वजह से मुझे दूसरा जन्म मिला है कि मैं अपने आदिवासी समुदाय को संवैधानिक जानकारी, जल जंगल जमीन बचाने की जानकारी दे पा रही हूँ। साथ ही साथ में आयोजक समिति को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि अपने अधिकारों को जानने के लिए हमारे लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है। हमारे भाई जगदीश जी पांडोर, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमको यहाँ पे आमंत्रण दिया। तो भाइयों, ये मेरा दूसरा जन्म है जिसको मैं अपने आदिवासी समुदाय के लिए दे रही हूँ। दूसरा जन्म इसलिए क्योंकि जैसा सबको पता है मैं झारखंड की हूँ और झारखंड में अपने आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए, खनिज बचाने के लिए हम जो संवैधानिक जानकारी उनको दिया करते थे, तो वहां पे सरकार को आपत्ति हुई और हम पे केस लगाया। लेकिन अपने आदिवासी समुदाय की जल जंगल जमीन बची और पुरखों के आशीर्वाद से मुझे दूसरा जन्म मिला और हमारा सारा केस वो खत्म हो गया। लेकिन ये जो संवैधानिक जानकारी हमारे लोगों को हमने दी, तो झारखंड में जो आदिवासी की जमीन में 10 लाख टन सोना और हजारों एकड़ जो जमीन है वो आज भी आदिवासियों की बची हुई है। तो वो दिन गए जब हमारे पुरखे तीर धनुष लेकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, जल जंगल जमीन बचाने के लिए निकल जाते थे। आज हमको अपनी लड़ाई का तरीका बदलना है। क्यों? क्योंकि आज हमको भारत के संविधान के अंदर में रखा गया है। पहले हम गुलाम नहीं थे, लेकिन भारत के संविधान के अंदर में डाल के हमको कहीं ना कहीं गुलाम बना दिया गया है। और आज अगर हम पुरखों की तरह तीर धनुष लेकर निकल जाएंगे तो हम पे IPC CRPC का केस लगाकर हमको अंदर में डाल देंगे। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे जो जंगल है, जमीन है, वर्तमान में जैसा कि सबको पता है यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं, जो बांध के 2 बांध प्रस्तावित है और 18 गांव की जमीन यहाँ से जा रही है। उसके लिए, उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये हर एक वक्त ये बात बोलते आ रहे हैं। यहाँ पे एक शब्द जो मुझको दिख रहा है, महापंचायत। मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको तत्काल में ये जमीन बचाना है, बांध में जो 18 गांव की जमीनें जो जा रही है, तत्काल में इसको बचाना है, तो इस महापंचायत में 18 गांव को यहाँ बिठाइए और तत्काल में ये डिसीजन लीजिए, ये निर्णय लीजिए कि हम अपनी जमीन जो है वो किसी सरकार को बांध के रूप में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेदांता जजमेंट में ये जजमेंट दिया था कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। वो नीलगिरी पहाड़ी के रूप में उड़ीसा में एक पहाड़ है जहाँ पे अपने कोंड आदिवासी लोग रहते हैं। वहां पे जो वेदांता कंपनी ने अपनी जमीन लेनी चाहिए, कंपनी बिठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहाड़ में बॉक्साइट का खनन करना चाहती थी, तो वहां पे आदिवासियों को दिक्कत हुई थी, वो अपनी जमीन किसी को देना नहीं चाह रही थी। तब जाके सुप्रीम कोर्ट वहां पे गांव के बीच में आया और कोंड आदिवासियों की 21 गांव यहाँ पे बैठी। उदयपुर में भी पाल व्यवस्था बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, आदिवासियों का जो पारंपरिक गाँव होता है, जिसमें 52 गाँव बैठते हैं, उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ठीक वैसे ही वहां पे भी पाल बैठी, 21 गाँव बैठी और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वहां के गाँव वालों से कि क्या आप अपनी जमीन को सरकार को या कंपनी को देना चाहते हैं? तो वहां के आदिवासी, जो 21 गांव के आदिवासी ऐसे ही ग्राम सभा के रूप में बैठे थे, उन्होंने बोला कि हम अपनी जमीन किसी कंपनी को नहीं देना चाहेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा के निर्णय के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और तब से ये निर्णय आया, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। झारखंड में जो आदिवासियों की जमीन में 10 लाख टन सोना पड़ा हुआ था, हजारों एकड़
एसपी, जो 12 पुलिस अधिकारी, 500 जो पुलिस थे, और साथ ही साथ में 4 आंसू गैस की गाड़ी लेकर वो आए और उनको जमीन पे बिठाया गया और उनसे सवाल किया गया कि हम विकास तो चाहते हैं, लेकिन आप जो विकास का जो ढांचा हम पे कर रहे हैं, ये विकास किसके लिए है? आप हमारी जमीनें तो ले लेते हैं, लेकिन हमको ही अपनी जमीन से विस्थापित कर देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर एक जजमेंट पे ये कहा है कि आदिवासी की जमीन सरकार भी नहीं ले सकती, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक जमीन भी आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने समता जजमेंट 1996 में ये कहा कि आदिवासी क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक जमीन भी नहीं है। और दूसरी बात है, वहां पे जो आदिवासी गांव के बीच में जो कलेक्टर महोदय को जमीन पे बिठाया गया, वहां भी आदिवासियों ने एक मत स्वर पे ये कहा कि हम अपनी जमीन किसी सरकार को नहीं देंगे। और तब जाके वो दिन है, आज का दिन है, वहां पे 10 लाख टन सोना में से 1 ढेला सोना भी सरकार नहीं निकाल पाई है। क्यों? क्योंकि वहां की रूढ़िगत ग्राम सभाओं को संवैधानिक अधिकार मालूम था और इस प्रकार से अपने गांव के माध्यम से उन्होंने अपना जल जंगल जमीन बचाया। तो वर्तमान के समय में अगर आपको भी अपना जमीन बचाना है, तो यहाँ पे 18 गांव ग्राम सभा बैठकर ये निर्णय लेना होगा कि आपको अपनी जमीन किसी सरकार को देनी है या नहीं देनी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बोल रहा है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो हमको ये समझना पड़ेगा, हम ये बात बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, पर हमको पता ही नहीं है ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। हम ये बात बोल तो देते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन जब सरकारें पूछती कि जल जंगल जमीन तुम्हारा कैसे है, हमको पता ही नहीं है, हम बताते भी नहीं सकते कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। तो सबसे पहले बात ये है, किसी भी संविधान की जानकारी होने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है। जिस समय यहाँ पे मुगल आए, तुर्क आए, पुर्तगाल आए, उसके पहले से यहाँ पे हमारे बाप दादा यहाँ पे निवास करते थे। तो भारत की सरकार जो है, उसके पहले ब्रिटिश की सरकार थी, अंग्रेज की सरकार थी। अंग्रेजों ने वो जमीन को, जितनी जमीन उन्होंने अधीन में ली हुई थी, वो जमीन को भारत की सरकार के अधीन किया। और हमारे पुरखे कभी भी मुगलों के, अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए। इस प्रकार से जिस समय पे अंग्रेज यहाँ पर नहीं थे, हमारे बाप दादाओं ने पूरा गाँव का सीमाना तय किया था। गाँव का सीमाना तय करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे जंगल है, ये जंगल किसका होगा? हमारे जो आने वाले वंश है वो यहाँ पे इस जंगल से पेड़ तोड़ेंगे, पत्ते तोड़ेंगे। साथ ही साथ में उन्होंने खाली जमीन देखी। ये जो खाली जमीन हमारे यहाँ पे होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? किसकी जमीन है? सरकारी जमीन। खाली पड़ी जमीन को हम बोलते हैं कि सरकारी जमीन है। लेकिन जब ये गांव हमारे पुरखों ने बसाया, जल जंगल जमीन देके उस गांव के सीमाना के अंदर में, जो सीमाना आज भी चल रहा है, ये जमीन हमारे पुरखों ने बसाया, तो ये जो खाली पड़ी जमीन हम बोलते हैं कि सरकारी जमीन है। तो यहाँ पे बैठे हर एक पुरुष के पास में जब जमीन आती है, तो वो उसको उसके बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देते। क्यों? क्योंकि लड़की अगर किसी गैर आदिवासी से शादी कर ले, तो जमीन भी किसी गैर आदिवासी के पास में चली जाएगी। और वर्तमान के समय में हम अपनी जमीन को सरकार को भी दे रहे हैं और किसी दूसरे को भी बेच रहे हैं। तो ये जो खाली पड़ी जमीन हम जो बोलते हैं कि सरकारी जमीन है, ये जो गांव के अंदर में कोई जंगल है, उसको हम बोलते हैं कि वन विभाग का जमीन है। जब यहाँ पे हर एक जमीन जो है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है, तो ये खाली पड़ी जमीन सरकार के बाप की कैसे हो सकती है? अगर ये खाली पड़ी जमीन सरकार के बाप की है, तो सरकार को बोलो बाप का नाम दिखाए, वो कभी नहीं दिखा पाएगा। साथ ही साथ में अगर हम बोले ये जंगल वन विभाग का है, तो वन विभाग को बोलो कि अपने बाप का नाम दिखाओ, वो भी कभी नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रतन महल के जंगल की बात बता रही हूँ मैं। वहाँ पे रीछ अभयारण्य के नाम पे जमीनें जो है वन विभाग ले रहा था। सीधी सी बात है, वहाँ पे गांव के आदिवासी गांव के जो पाल थे, पटेल थे, कमेटी थे, उन्होंने क्या किया
अधिकार के अधिनियम के तहत सवाल किया कि ये जो वन विभाग आप बोल रहे हो, रीछ अभ्यारण्य बोल रहे हो, यहाँ पे आप अपनी कमाई कर रहे हो, टेंट हाउस बना के, रेस्टोरेंट बना के रोज करोड़ों की कमाई कर रहे हो, तो ये जो जंगल है ये किसके नाम पे है? आप अपने बाप का नाम दिखाओ। मतलब उससे पूछा कि अगर ये जंगल आपका है तो जंगल का दस्तावेज दिखाओ। तब उन्होंने क्या बोला कि ये जो जंगल है ये 114 आदिवासियों के नाम पे है। तब जाके वहां के जो कमेटी थे, जो मुखी थे, पटेल थे, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे खिलाफ में कोर्ट में जाएंगे। तब जाके वो रीछ अभ्यारण्य के वन विभाग के लोग डर गए और बोले कि आप हमारे खिलाफ में कोर्ट में मत जाओ और यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट है इसको चलाओ। तब जाके मालूम चलता है कि उस एक कमेटी का वहाँ पे एक दिन का कमाई 1 लाख रुपया था, यानी महीने का 30 लाख रुपया। तो हमारे ही जल जंगल जमीन लेकर, हमारा ही नदी लेकर, हमारा ही तालाब लेकर सरकारें क्या करती है? पैसा कमाती है और बदले में हमको कुछ रुपया आरक्षण के नाम पे और शैक्षणिक आरक्षण के नाम पे देती है। लेकिन देश का जो मालिक है वो सो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में ये बात कही है। क्या कही है? कि देश के 8% आदिवासी, भील आदिवासी पे ये जजमेंट था। जो भील आदिवासी है देश भर के और 8% आदिवासी है वो इस देश के मूल मालिक है और बाकी के लोग हैं वो विदेशी है, आक्रमणकारी। तो देश का मालिक आज भी सो रहा है, अपने हक अधिकार से वंचित है। और झारखंड में जो खूंटी में 10 लाख टन सोना बचा, हजारों हेक्टेयर जमीन बची, सिर्फ वो ही उदाहरण नहीं है। आपके पड़ोस के गुजरात राज्य की बात करूं तो वहां पे भी दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के नाम पे 8 लेन की सड़क बन रही थी। वर्तमान में तो बन रही है, बन चुकी है, लेकिन उस समय की बात कर रही हूँ कि वहाँ के आदिवासियों ने वो 8 लेन की भी सड़क रोकी। कैसे? वहाँ के आदिवासी फिर वहाँ पे आए, हमसे पूछा कि दीदी यहाँ पे 8 लेन की सड़क बन रही है, 7 एयरपोर्ट है, 7 रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट यहाँ पे बैठ रहा है, तो हम अपनी जमीन को कैसे बचाएं? तब हमने बोला कि संविधान कानून की जानकारी उनको दी कि सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट है, ये सब लिख के वो गए कलेक्टर के पास में। क्यों? क्योंकि आपके राजस्थान टेनेंसी एक्ट, पूरे देश भर में जो जमीन का जो कानून होता है वो टेनेंसी एक्ट या लैंड रेवेन्यू कोड के रूप में होता है, काश्तकारी अधिनियम के रूप में होता है। उस काश्तकारी अधिनियम यानी कि आपके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो 1955 में ये बात लिखा हुआ है कि एसटी और एससी की जमीन किसी गैर को नहीं बिकेगी। आदिवासी की जमीन आदिवासी को ही दी जाएगी, गैर आदिवासी की जमीन जो है वो भी, गैर आदिवासी मतलब एससी की जमीन जो है वो भी एससी को ही बिकेगी। तो इस प्रकार से कलेक्टर महोदय की पूर्व मंजूरी के कोई भी जमीन किसी को नहीं दी जाएगी और आदिवासी की जमीन यदि किसी गैर के पास में जाती है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कलेक्टर महोदय होते हैं। तो हमको पता ही नहीं है कि हमको किनसे बात करनी है। आदिवासियों के 4 माई बाप है, हमको ये समझना पड़ेगा। कौन कौन? कलेक्टर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। यदि आदिवासियों पर किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो हमको इन 4 लोगों से ही बात करनी है। कैसे बात करनी है? पत्राचार के रूप में, लेटर लिख के, गांव के रूप में प्रस्ताव पारित करके। जैसे कि ये गांव ऐसे बैठे जो रूढ़िगत ग्राम सभा होती है। एक बात मैं ये बता दूं, हमारे सरपंच महोदय यहाँ पे बैठे हुए हैं। पेशा कानून आने के बाद में गांव में पंचायत का विस्तार अधिनियम लागू हो गया, यानी कि पंचायत चुनाव यहाँ पे वैध हो गया। और पंचायत चुनाव वैध होने के बाद हमारे सरपंच महोदय जो होते हैं हमारे राज्यों में, अनुसूचित राज्य में, उनको लगता है कि हमारे पास में सुप्रीम पावर है। बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी सरकार को, सरकार मतलब केंद्र का सरकार और राज्य सरकार, कोई भी सरकार को भी अगर जमीन लेनी है तो वो सबसे पहले कलेक्टर महोदय के पास में आते हैं और कलेक्टर महोदय सबसे पहले गांव के बीच में आते हैं और गांव जब बैठकर निर्धारित करता है कि हम ये प्रोजेक्ट चाहते हैं या हम ये प्रोजेक्ट नहीं चाहते हैं, तभी जाकर कलेक्टर महोदय आगे जाके दूसरे को मंजूरी देते हैं। तो इसलिए कहा गया है न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा।
ये आप सहमति के रूप में या असहमति के रूप में वो लिखित रूप में देंगे किसको? सरपंच महोदय भी जब काम करेंगे तो इन 18 गाँव में मिलकर सहमति असहमति के अनुसार ही काम करेंगे, जैसा कि वहाँ पे गुजरात राज्य में हुआ। वहाँ के लोगों ने गाँव का प्रस्ताव पारित किया और जाके कलेक्टर महोदय को दिया, और फिर उसके बाद में वो चले गुजरात हाईकोर्ट, और गुजरात हाईकोर्ट में भी कलेक्टर महोदय को भी खड़ा होना पड़ा। तो कलेक्टर महोदय को हमेशा ये बात लगती है कि वो सर्वोपरि है, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, भारत देश में हर एक व्यक्ति जो चलता है वो संविधान कानून के अंदर में रहता है, और यदि कोई आदिवासियों का जो जमीन का, जंगल का, हर किसी तरह का जो व्यवहार है उसके करता धरता कलेक्टर महोदय होते हैं, राष्ट्रपति महोदय होते हैं, राज्यपाल महोदय होते हैं, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग होता है। लेकिन सबसे पहला जो करता धरता होते हैं वो कलेक्टर महोदय होते हैं। और यदि कलेक्टर महोदय किसी भी तरीके से कानून के उल्लंघन में काम करते हैं तो कलेक्टर महोदय को भी कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ता है। और जैसा कि अपने जगदीश भाई ने बताया भी कि उन पे भी देशद्रोह का मुकदमा दायर हो सकता है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन लूटने के खिलाफ में और कानून संविधान के खिलाफ में जाने के। तो आपको अगर अपनी जमीन बचानी है, जैसा कि वहां पे किया गया गुजरात राज्य में, या फिर अन्य राज्यों की बात करें जहां जहां पे भी आदिवासियों ने अपने जो पारंपरिक व्यवस्था, अपनी गांव व्यवस्था को समझा है, अपने जो रूढ़िगत ग्राम सभा के पावर को समझा है, वहां पे वो सीधे कलेक्टर महोदय से बात करते हैं गाँव के माध्यम से, और गाँव के माध्यम से लिखित रूप में ये बात करते हैं कि हम अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे। तो आज महापंचायत के रूप में यहाँ पे 18 गांव को बैठना पड़ेगा, और बैठकर ये निर्णय लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने संसद जजमेंट में 1966 में ये बात कहती है। मतलब हम ये बात नहीं करते कि आपको जमीन नहीं देनी है, या हम ये बात नहीं करते हैं कि आपको जमीन देनी है। अगर आपको अपनी जमीन देनी है तो भी, आपको अपनी जमीन नहीं देनी है तो भी, दोनों ही सूरत में आपके गाँव सभा के प्रस्ताव को कलेक्टर महोदय को सूचित करवाना पड़ेगा। वर्तमान के समय में यहाँ पे जन सुनवाई के रूप में कलेक्टर महोदय घूम रहे होंगे, या फिर जो रेवेन्यू विभाग के लोग हैं वो जन सुनवाई के रूप में घूम रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि वो क्या है। आपके गांव में ही वो पावर है जो कि आपके ये 2 बांध को आप रोक सकते हो, और ये जन सुनवाई के रूप में, ये जन सुनवाई के रूप में क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है, वहां पे खाना पूर्ति करके वहां पे आप प्रस्ताव दिखा देंगे कि यहाँ के गाँव की सहमति है। तो आज के दिन ये महापंचायत के रूप में आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि अगर आपको बांध के रूप में ये जमीन देनी है तो भी, और नहीं देनी है तो भी, दोनों ही सूरत में कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई के नाम से अपनी आपत्ति आपको दर्ज करवानी पड़ेगी। और अगर कलेक्टर महोदय फिर भी ये बात को प्रस्तावित करते हैं तो फिर इन 18 गांव के लोग को हम हाईकोर्ट भी लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे, और कलेक्टर महोदय को वहां पर कोर्ट में घसीटेंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर झारखंड में एक कलेक्टर महोदय पे देशद्रोह का भी मुकदमा दायर हो चुका है। तो कलेक्टर महोदय या संबंधित जो भी रेवेन्यू के पदाधिकारी है, चाहे वो पटवारी हो, कलेक्टर या उपरोक्त कोई भी हो, ये ना समझे कि हम सबसे ऊपर है या हम सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी, नेता, मंत्री, चाहे जो भी है, वो यहाँ पे संविधान की कसम खा के आता है, और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये अपना संविधान और सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हर एक जजमेंट में ये कहा, जैसे कि मैंने ये बताया कि अगर यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में कोई कंपनी बैठी है या कोई प्रोजेक्ट बैठा है, तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि उस प्रोजेक्ट का आपको लाभ का 20% वहाँ के स्थानीय आदिवासियों पे खर्च करना होगा। लेकिन देश भर में जितने भी आदिवासी क्षेत्र में हम गए, जहाँ के लोगों को विस्थापित किया गया, विस्थापन के दौरान में हमने देखा कि कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोजेक्ट आज तक किसी आदिवासी को 20% लाभ का हिस्सा नहीं दिया। एक तो उनकी जमीन लूट ली, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून, मतलब अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को भी जमीन लेनी है तो वो एक कानून के तहत आपकी जमीन लेती है, और वो कानून है भूमि अधिग्रहण का कानून 2013। उसका सेक्शन
40-42 में ये बात लिखी हुई है कि एक तो आदिवासी क्षेत्र में किसी की जमीन, आदिवासी की जमीन ली ही नहीं जा सकती, और अगर विकास कार्य के लिए बहुत जरूरी है, विकास कार्य के लिए बहुत जरूरी है, तभी आदिवासी की जमीन ली जाएगी, और वो भी बिना ग्राम सभा की अनुमति के जमीन नहीं ली जाएगी। तो ये जन सुनवाई के नाम पे आपका ग्राम सभा ही हो रहा है, लेकिन आपको ही जानकारी नहीं है। तो इस बात की आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। और अगर आपको अपना बाप की जमीन को बचानी है और ये जल जंगल जमीन किसी को नहीं देना है, तो ये बात आपको गांठ बांध कर रख लेना पड़ेगा कि अपने गांव बैठाकर प्रस्ताव पारित करके कलेक्टर महोदय को आप सूचित करवाइए। क्यों? क्योंकि ये जंगल, जल जंगल जमीन किसी के बाप की नहीं है, ये हमारे बाप की है, और हम ये किसी को नहीं देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ, लेकिन कुल मिलाकर आज जो मेरा जो मकसद था कि किस तरह से आदिवासियों की जमीन को बचा सकते हैं, अपने बाप को कैसे बचा सकते हैं, वो मेरा पूरा हुआ। एक और यहाँ पे मुद्दा जो मुझे समझ में आ रहा है, एक छोटी सी कहानी क्या बोलूं, वास्तविक घटना है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ। अंडमान निकोबार में वहाँ पे जारवा आदिवासी रहते थे, और जारवा आदिवासी जो है वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नहीं आता है। वहाँ के आदिवासी नंगे ढंगे रहते हैं। वहाँ के काले काले आदिवासियों के बीच में एक गोरा बच्चा पैदा हो गया। गोरा बच्चा पैदा होने के बाद वहाँ के गांव के लोगों ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि यहाँ पे गोरा बच्चा जो पैदा हुआ ये हमारी संतान नहीं हो सकती, हमारा खून नहीं हो सकता है, और तब जाके उन्होंने उस गोरे बच्चे को मार दिया, क्योंकि वो तो काले काले थे। अब आप यहाँ पे ये बताइए कि उन्होंने सही किया या गलत किया? सही किया या गलत किया? भाई मैंने गलत किया। उनकी नजर में वो सही था। क्या सही था? उनकी नजर में ये बात सही इसलिए था क्योंकि ये गोरा बच्चा हमारा खून नहीं है, कल को यही बड़ा होगा और अपने लोगों को पहचानेगा और हमारे बीच में लाएगा, और इसीलिए उन्होंने उसको खत्म कर दिया ताकि हमारे वंश का कोई विनाश ना हो। लेकिन हम बाहर के लोग हैं, हम भी आदिवासी हैं, लेकिन हमको लगा उन्होंने गलत किया। ठीक यही बात यहाँ पे भी हो रही है, इस क्षेत्र में भी हो रही है। एक घटना के बारे में मालूम चला है कि हमारे समुदाय के लोग अपनी बेटी को बेच देते हैं।